स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फायदे और नुकसान। जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा शब्द है जिसे पहली बार हमारी भाषा में 1970 के दशक में पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्र और चल रही कुछ चीजों का वर्णन करने के लिए पेश किया गया था। जैसा कि अधिकांश लोग जो पाठ्य पुस्तकें और चीजें पढ़ते हैं वे जानते हैं कि पुनर्योगराज डीएनए तकनीक बहुत ही सरल चीजों से शुरू हुई है। डीएनए के बहुत छोटे टुकड़ों की क्लोनिंग और उन्हें बैक्टीरिया में विकसित करना और एक विशाल क्षेत्र में विकसित हुई है जहां पूरे जीनोम को क्लोन किया जा सकता है और सेल से स्थानांतरित किया जा सकता है। तकनीक की विविधताओं का उपयोग करके कोशिका से कोशिका तक जो सभी आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक बहुत व्यापक परिभाषा के रूप में आएंगे। मेरे लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मोटे तौर पर परिभाषित का अर्थ है कि आप डीएनए के टुकड़े ले रहे हैं और उन्हें डीएनए के अन्य टुकड़ों के साथ जोड़ रहे हैं। ये वास्तव में प्रकृति में नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ है जिसे आप अपनी प्रयोगशाला और टेस्ट ट्यूब में इंजीनियर करते हैं और फिर जो आपने इंजीनियर किया है उसे लेना और उसका प्रसार करना, जो कि बैक्टीरिया कोशिकाओं से लेकर खमीर कोशिकाओं तक, पौधों और जानवरों तक किसी भी संख्या में विभिन्न जीवों में होता है। इसीलिए जबकि आनुवांशिक इंजीनियरिंग की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, मुझे लगता है कि ये 2000 के दशक में पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी जीनोमिक्स और आनुवांशिक के पूरे क्षेत्र को परिभाषित करता है। ऐतिहासिक घटनाक्रम। आनुवंशिक इंजीनियरिंग शब्द शुरू में आनुवंशिकता और प्रजनन की प्रक्रियाओं के माध्यम से जीवों के संशोधन और हेरफेर के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को संदर्भित करता है। जैसे शब्द में कृत्रिम चयन और बायोमेडिकल तकनीकों के सभी हस्तक्षेपों को अपनाया। उनमें कृत्रिम गर्भाधान, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्लोनिंग और जीन हेरफेर शामिल है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हालांकि ये शब्द विशेष रूप से पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी या जीन क्लोनिंग के तरीके के लिए आया था, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्रोत से डीएनए अणुओं को या तो कोशिकाओं के भीतर या इन विट्रो में जोड़ा जाता है और फिर मेजबान जीवों में डाला जाता है, जिसमें वो प्रचार करने में सक्षम होते हैं। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी की संभावना 1968 में स्विस माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्नन आर्बर द्वारा प्रतिबंधित एंजाइमों की खोज के साथ उभरी। अगले साल अमेरिकी बायोलॉजिस्ट हैमिल्टन ओ स्मिथ ने तथाकथित टाइप 2 प्रतिबंध एंजाइमों को शुद्ध किया, जो डीएनए के भीतर एक विशिष्ट साइट को साफ करने की उनकी क्षमता के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग के लिए आवश्यकता पाए गए थे। टाइप 1 प्रतिबंध एंजाइमों के विपरीत जो डीएनए को साफ करते हैं, यादृच्छिक साइटों पर स्मिथ के काम पर आकर्षित अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी डैनियल नाथन ने 1970 से 71 में डीएनए पुनर्संयोजन की तकनीक को आगे बढ़ाने में मदद की और प्रदर्शित किया कि टाइप 2 एंजाइम आनुवांशिक अध्ययन में उपयोगी हो सकते हैं। पुनः संयोजक पर आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत 1973 में अमेरिकी बायोकेमिस्ट स्टैनली एन कोहेन और हर्बर्ट डब्ल्यू वायर द्वारा की गई थी। प्रक्रिया और तकनीक। अधिकांश पुनः संयोजक डीएनए तकनीक में बैक्टीरिया के सामान्य प्रयोगशाला उपभेदों के प्लाज्मिड में विदेशी जीनों को सम्मिलित करना शामिल है। प्लाज्मिड डीएनए के छोटे छल्ले होते हैं। वो जीवाणु के गुणसूत्र जीव की आनुवांशिक जानकारी का मुख्य भंडार का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करने में सक्षम है और क्रोमोसोमेल डीएनए की तरह उन्हें पुनः उत्पन्न किया जाता है और जीवाणु की संतान को पारित किया जाता है। इस प्रकार एक जीवाणु में विदेशी डीएनए उदाहरण के लिए एक स्तनधारी जीन को शामिल करके शोधकर्ता सम्मिलित जीन की लगभग असीमित संख्या में प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि
सम्मिलित जीन सक्रिया में, अर्थात यदि ये प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है तो संशोधित जीवाणु विदेशी डीएनए द्वारा निर्दिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करेगा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों की एक बाद की पीढ़ी है जो कि 21वीं सदी की शुरुआत में जीन संपादन पर केंद्रित थी। CRISPR-Cas9 नामक एक तकनीक पर आधारित जीन संपादन शोधकर्ताओं को एक जीवित जीव के अनुवांशिक अनुक्रम को उसके डीएनए में बहुत विशिष्ट परिवर्तन करके अनुकूलित करने की अनुमति देता है। जीन संपादन में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसका उपयोग फसल, पौधे और पशुधन और प्रयोगशाला मॉडल जीवों जैसे चूहों के अनुवांशिक संशोधन के लिए किया जा रहा है। जानवरों में बीमारी से जुड़ी आनुवांशिक त्रुटियों के सुधार से पता चलता है कि जीन संपादन में मनुष्यों के लिए जीन थेरेपी में संभावित अनुप्रयोग है। जीन थेरेपी एक व्यक्ति के जीनोम में एक सामान्य जीन की शुरुआत है ताकि एक अपरिवर्तन की मरम्मत की जा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लाभ। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलें जेनेटिक इंजीनियरिंग ने फसलों को वांछित गुणों के साथ फसलों का अधिक लाभदायक बनाया है। अधिक वांछनीय लक्षणों वाले पौधे यानी कि बीटी कॉटन के उदाहरण हैं जैसे सूखा प्रतिरोधी पौधे, रोग प्रतिरोधी फसलें, पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक पोषक तत्वों वाले पौधे। आनुवांशिक विकार और अन्य रोगों का उपचार जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कार्यात्मक जीन के साथ दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित करके आनुवांशिक विकार भी तय किए जा सकते हैं। ये मलेरिया और डेंगू बुखार जैसे कुछ बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। चिकित्सीय क्लोनिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्यारोपण के लिए जैविक अंगों को प्राप्त करने के लिए भ्रूण की कोशिकाओं को क्लोन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्तमान और भविष्य। वर्तमान समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा, अनुसंधान, उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में हो रहा है। चिकित्सा में जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर इंसुलिन, मानव हार्मोन विकास, पॉलीसिस्टम यानी कि बांझपन के इलाज के लिए, मानव एल्ब्यूमिन टीके और कई अन्य दवाओं के लिए किया जा रहा है। वहीं कृषि में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी उपयोग किया जाता है। 80 लॉमर सम्मेलन की पहली से उपजे मानव चेतना और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता के कारण ही अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई विनाशकारी प्रयोग नहीं हुआ है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में हम मानवता के प्रति और भी लाभदायक जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोग के साक्षी बनेंगे। फिर भी सख्त दिशा निर्देशों और इस मुद्दे पर पूरे विज्ञान जगत की एकजुटता के बावजूद न जाने कब और कौन विक्टर फ्रैक्सटलाइन की तरह किसी मॉन्स्टर को जन्म देगा, ये कोई नहीं बता सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।